अध्याय 1। भारतीय संवैधानिक विकास के महत्वपूर्ण मोड़। 1949 में स्वीकृत भारतीय संविधान काफी हद तक 1935 के भारतीय शासन अधिनियम द्वारा प्रभावित था, जिसे ब्रिटिश संसद द्वारा पूर्व में पारित किया गया था, अतः इसे सर्वथा नवीन नहीं कहा जा सकता। भारतीय संविधान को ठीक से समझने एवं उसकी महत्ता को पहचानने के लिए यह आवश्यक है कि हम ब्रिटिश शासन के दौरान हुए संवैधानिक विकास पर विहंगम दृष्टि डालें। संवैधानिक विकास के कुछ महत्वपूर्ण पक्ष निम्नानुसार हैं। ब्रिटिश सत्ता की आधारशिला सन 1600 ईस्वी में रखी गई, जब ब्रिटिश की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने इंग्लैंड में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी को एक चार्टर द्वारा भारतवर्ष के साथ व्यापार करने का एक अधिकार प्रदान किया। प्रारंभ में ये कंपनी विशुद्ध रूप से एक व्यावसायिक संस्था थी, किंतु कालांतर में राजनीतिक परिस्थितियों के कारण इसने क्षेत्रीय सत्ता हथिया ली। 1773 का नियामक अधिनियम। कंपनी की राजनीतिक सत्ता के विस्तार के साथ इंग्लैंड में यह अनुभव किया जा रहा था कि कंपनी के क्रियाकलापों को कुछ नियमित करना आवश्यक है, अतः 1773 का नियामक अधिनियम निर्मित किया गया, जिसके अंतर्गत कलकत्ता प्रेसिडेंसी में एक ऐसी सरकार की स्थापना की गई जिसमें गवर्नर जनरल और उसकी परिषद के 4 सदस्य थे जो अपनी सत्ता का उपयोग संयुक्त रूप से करते थे। इसके साथ ही बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी की सरकारों को कलकत्ता की सरकार के अधीन कर दिया गया तथा इसने ब्रिटिश ताज को बंगाल में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना के लिए अधिकृत किया, जिसका क्षेत्राधिक बंगाल, बिहार एवं उड़ीसा तक विस्तृत था। इस अधिनियम ने गवर्नर जनरल एवं उनकी परिषद पर कई अंकुश भी लगाए, जैसे इनके द्वारा निर्मित नियम एवं विनियम इंग्लैंड की विधियों के विरुद्ध नहीं होने चाहिए तथा उनका निबंधन उच्चतम न्यायालय में होना चाहिए, जिसे उन पर निषेधाधिकार प्राप्त था। उनके द्वारा निर्मित नियमों एवं अधिनियमों के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार में अपील की जा सकती थी। इसके अतिरिक्त गवर्नर जनरल एवं उनकी परिषद का एक कर्तव्य था कि वे उन सब नियमों एवं विनियमों को इंग्लैंड भेजें तथा वहां सपरिषद राजा को 2 वर्षों की अवधि तक उन्हें अस्वीकृत करने का अधिकार प्राप्त था। 1833 का चार्टर अधिनियम। सरकार के विधि निर्माण संबंधी कार्यों को स्पष्ट करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने 1833 के चार्टर अधिनियम का निर्माण किया। इसने भारतीय संवैधानिक व्यवस्था में कुछ ठोस परिवर्तन किए। विधि निर्माण का एकाधिकार सपरिषद गवर्नर जनरल में सन्निहित किया गया। परिषद के सदस्यों की संख्या 4 रखी गई, जिनमें से एक विधि सदस्य होता था, जिसे परिषद की बैठक में उसी समय आधिकारिक रूप से उपस्थित होने का अधिकार प्राप्त था जब परिषद विधि निर्माण का कार्य कर रही हो। इस प्रकार परिषद के कार्यों को 2 वर्गों में बांट दिया गया। जब ये कार्यपालिका के रूप में कार्य करती तो इसमें गवर्नर जनरल के अतिरिक्त 4 सदस्य होते थे। इस प्रकार इस अधिनियम के द्वारा भावी केंद्रीय विधान मंडल अथवा शाही विधान परिषद की नींव डाल दी गई। 1853 का चार्टर अधिनियम। तत्कालीन विधायिका को सशक्त बनाने के लिए 1853 का चार्टर अधिनियम निर्मित किया गया, जिसके द्वारा विधायिका का विस्तार किया गया। नए अधिनियम के अंतर्गत गवर्नर जनरल की परिषद में, जब वह विधायिका के रूप में कार्य करती हो, 6 नए सदस्यों की वृद्धि की गई। ये 6 नए सदस्य थे मद्रास, बम्बई, बंगाल तथा पश्चिमोत्तर प्रांतों में से प्रत्येक से एक प्रतिनिधि तथा एक मुख्य न्यायाधीश एवं एक कनिष्ठ न्यायाधीश। इनके अतिरिक्त मुख्य सेनापति को असाधारण सदस्यता प्रदान की गई। इस प्रकार विधान परिषद की कुल संख्या 12 हो गई। 1858 का अधिनियम। 1857 के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के परिणाम स्वरूप ईस्ट इंडिया कंपनी का युग समाप्त हो गया। 1858 में ब्रिटिश ताज ने कंपनी का शासन अपने हाथ में ले लिया। 1858 के अधिनियम के अंतर्गत यहाँ की संवैधानिक व्यवस्था में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जिनके अनुसार 1. कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स तथा बोर्ड ऑफ कंट्रोल को समाप्त कर उनके अधिकार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के एक सदस्य को सौंप दिए गए। 2. उसे भारत मंत्री का पद प्रदान किया गया तथा भारतीय शासन के अधीक्षण, निर्देशन तथा नियंत्रण के अधिकार प्रदान किए गए। 3. भारत मंत्री की सहायता के लिए एक भारतीय परिषद का गठन किया गया। 4. गवर्नर जनरल तथा प्रेसिडेंसियों के गवर्नरों की नियुक्ति ताज के द्वारा की जानी थी तथा उनकी परिषदों की नियुक्ति सपरिषद भारत मंत्री द्वारा की जानी थी। 5. लेफ्टिनेंट गवर्नरों की नियुक्ति गवर्नर जनरल द्वारा की जानी थी, किंतु उस पर महारानी की स्वीकृति आवश्यक थी तथा सिविल सर्विस में नियुक्ति खुली प्रतियोगिता तथा सिविल सर्विस कमीशन की सहायता से की जानी थी। 1861 का भारतीय परिषद अधिनियम। सन 1861 में ब्रिटिश सरकार ने विधान परिषदों में विस्तार करने का निर्णय लिया। ये कार्य 1861 में भारतीय परिषद अधिनियम के माध्यम से किया गया। इस अधिनियम के मुख्य प्रावधान इस प्रकार थे। 1.
विधि निर्माण के प्रयोजनार्थ गवर्नर जनरल की परिषद में 6 से 12 सदस्यों की वृद्धि की गई, जिनका कार्यकाल 2 वर्ष निर्धारित किया गया। 2. कुछ विषयों को प्रस्तावित करने के लिए गवर्नर जनरल की पूर्वानुमति आवश्यक थी। 3. भारतीय विधानमंडल द्वारा पारित प्रत्येक प्रस्ताव पर सपरिषद भारत मंत्री के माध्यम से महारानी की स्वीकृति आवश्यक थी। 4. गवर्नर जनरल को निषेधाधिकार प्राप्त था तथा अनुपात स्थिति में वह अध्यादेश भी जारी कर सकता था। 5. गवर्नर जनरल की परिषद में कार्यकारी कार्यों के प्रयोजनार्थ एक और नए सदस्य की वृद्धि की गई। 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम भारतीय विधान परिषद के विस्तार एवं उन्हें अधिक शक्तिशाली बनाने के लिए सन 1892 में एक नया अधिनियम निर्मित किया गया। उसकी मुख्य विशेषताएं इस प्रकार थी। 1. केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों में 8 से 20 नए सदस्यों की नियुक्ति कर उनमें विस्तार किया गया। 2. इन नए सदस्यों में से 40% गैर सरकारी होने चाहिए। 3. सपरिषद गवर्नर जनरल को विधान परिषद में वित्तीय विषयों की विवेचना करने तथा प्रश्न पूछने के संबंध में नियम बनाने का अधिकार दिया गया, किंतु ऐसे नियमों पर सपरिषद भारत मंत्री की सहमति अनिवार्य थी। 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम 20वीं सदी के प्रारंभिक कुछ वर्षों में ब्रिटिश सरकार पर 3 प्रकार के दबाव पड़ रहे थे। एक ओर जहां उदारवादी अधिक सुधारों की मांग कर रहे थे तथा उग्रवादी स्वराज्य प्राप्ति के लिए आंदोलन कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर क्रांतिकारी अपने लक्ष्य की प्राप्ति अर्थात विदेशी शासन के अंत के लिए आतंकवादी उपायों का उपयोग कर रहे थे। असंतोष का कुछ सीमा तक शमन करने के लिए भारतीय परिषद अधिनियम निर्मित किया गया, जिसकी विशेषताएं निम्नानुसार हैं। का इसमें केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषदों के विस्तार की व्यवस्था की गई। या केंद्रीय विधान परिषद में सरकारी सदस्यों के बहुमत की व्यवस्था रखी गई। इसमें 4 प्रकार के सदस्य थे: पदेन सदस्य, मनोनीत सरकारी सदस्य, मनोनीत गैर सरकारी सदस्य तथा निर्वाचित सदस्य। ग प्रांतीय विधान परिषदों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत रखा गया, किंतु सरकारी एवं मनोनीत गैर सरकारी सदस्यों की संख्या निर्वाचित सदस्यों की संख्या से अधिक रखी गई। घ इस अधिनियम ने विधान परिषदों के कार्यों एवं अधिकारों में वृद्धि की, जिसके अनुसार 1. सदस्यों को बजट अंतिम रूप से स्वीकार करने से पूर्व बजट की विवेचना करने तथा प्रस्ताव प्रस्तावित करने का अधिकार प्रदान किया गया। 2. उन्हें पूरक प्रश्न पूछने, स्थानीय संस्थाओं को कर्ज देने, अतिरिक्त अनुदान देने तथा नए कर लगाने से संबंधित प्रस्तावों को प्रस्तावित करने का भी अधिकार दिया गया। 3. सार्वजनिक हित से संबंधित विषयों की विवेचना करने, प्रस्ताव पारित करने तथा उन पर मत विभाजन की मांग करने का अधिकार दिया गया, किंतु सदन द्वारा पारित प्रस्ताव सरकार के लिए बाध्यकारी नहीं थे। आगे इस अधिनियम की एक अत्यधिक महत्वपूर्ण किंतु दुर्भाग्यशाली व्यवस्था पृथक तथा भेदभावपूर्ण निर्वाचक मंडल का गठन थी। परिषद में निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों को वर्ग, समुदाय तथा हितों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में रखा गया। उदाहरणार्थ, प्रांतीय विधान परिषदों के निर्वाचन के लिए 3 वर्गों सामान्य, विशिष्ट एवं वर्ग विशेष जैसे भूस्वामियों तथा व्यापार मंडलों की व्यवस्था की गई। केंद्रीय विधान परिषद के लिए एक और वर्ग मुस्लिम वर्ग को सम्मिलित किया गया। निर्वाचक मंडल की सदस्यता के लिए आय, संपत्ति एवं शैक्षणिक योग्यता को आधार बनाकर भेदभावपूर्ण नीति अपनाई गई। 1919 का भारतीय शासन अधिनियम प्रथम विश्व युद्ध के दौरान गांधी जी ने भारतीयों को युद्ध में अंग्रेजों का साथ देने का आह्वान किया, क्योंकि वे लोकतंत्र की रक्षा के लिए युद्ध कर रहे थे। जनसाधारण को यह आशा थी कि युद्ध की समाप्ति पर उन्हें भी लोकतांत्रिक अधिकार प्राप्त होंगे। जनता की इसी आशा को कुछ सीमा तक पूरा करने के लिए 1919 का भारतीय शासन अधिनियम पारित किया गया। इस अधिनियम की मुख्य व्यवस्थाएं निम्नानुसार थीं। का प्रस्तावना अधिनियम की प्रस्तावना में उन आधारभूत सिद्धांतों एवं नीतियों का उल्लेख किया गया था जिन पर वह अधिनियम आधारित था। इसके अनुसार ब्रिटिश संसद की यह नीति थी कि 1. भारतीय प्रशासन की सभी शाखाओं में भारतीयों के सहयोग में वृद्धि की जाए। 2. स्वशासी संस्थाओं का इस प्रकार विकास किया जाए कि धीमे धीमे भारतवर्ष में ब्रिटिश साम्राज्य के अधीन नई सरकार की स्थापना की जा सके। 3. ब्रिटेन की संसद इस लक्ष्य को प्राप्त करने की पद्धति एवं गति निर्धारित करेगी। प्रस्तावना में विकेंद्रित एकात्मक शासन का सुझाव दिया गया। ख कार्यों का वितरण अधिनियम द्वारा सरकारी कार्यों को केंद्रीय एवं प्रांतीय 2 भागों में बांटा गया। प्रांतीय विषयों को पुनः 2 भागों हस्तांतरित एवं संरक्षित में विभक्त किया गया। हस्तांतरित विषयों का शासन राज्यपाल उन मंत्रियों के परामर्श से कर सकते थे जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते।
संरक्षित विषयों का शासन राज्यपाल उन परामर्शदाताओं की सहायता से करने वाले थे जो विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी नहीं थे। इस प्रकार प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली प्रारंभ की गई। द्वैध शासन से अभिप्राय यहाँ एक ऐसी शासन प्रणाली से था जिसमें उत्तरदायी और अनुत्तरदायी दोनों तत्वों का समावेश हो। ग सदस्यों के वर्ग। इस अधिनियम द्वारा विधान परिषदों में 3 प्रकार के सदस्यों निर्वाचित, मनोनीत सरकारी एवं मनोनीत गैर सरकारी की व्यवस्था की गई। पहले वर्ग में लगभग 70% सदस्य, द्वितीय वर्ग में लगभग 10% तथा तृतीय वर्ग में लगभग 20% सदस्य रखे गए। इस प्रकार विधान परिषदों में निर्वाचित सदस्यों का बहुमत रखा गया। घ निर्वाचन क्षेत्र तथा मताधिकार। इस अधिनियम के द्वारा सीमित मताधिकार तथा सांप्रदायिक निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई। मताधिकार संबंधी योग्यता भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न थी तथा एक ही प्रति में ग्रामीण क्षेत्रों तथा शहरी क्षेत्रों में भी भिन्नता रखी गई। निर्वाचन क्षेत्रों को 2 वर्गों, सामान्य तथा विशिष्ट, में वर्गीकृत किया गया। सामान्य वर्ग से हिंदू, मुसलमान, ईसाई, आंग्ल भारतीय, सिख इत्यादि निर्वाचित किए जाने थे, जबकि विशिष्ट वर्ग से भूस्वामियों, विश्वविद्यालयों, व्यापार मंडलों आदि का प्रतिनिधित्व होना था। आगे केंद्रीय विधान मंडल की सदस्य संख्या। इस अधिनियम के द्वारा केंद्र में वैध सदनीय विधान मंडल, राज्य परिषद तथा केंद्रीय विधानसभा की व्यवस्था की गई। राज्य परिषद में 60 सदस्य होते थे, जिनमें से 33 का निर्वाचन होता तथा 27 मनोनीत होते थे। केंद्रीय विधानसभा में कुल 145 सदस्य होते थे, जिनमें से 104 निर्वाचित होते थे तथा 41 मनोनीत। केंद्रीय विधानमंडल के अधिकार। केंद्रीय विधानमंडल को केंद्रीय सूची में उल्लिखित विषयों के बारे में विचार करने, विधि निर्माण करने अथवा उसे अस्वीकार करने का अधिकार प्रदान किया गया। किंतु केंद्रीय विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर अंतिम निर्णय का अधिकार गवर्नर जनरल को प्राप्त था। उसे यह अधिकार प्राप्त था कि वह किसी भी विधेयक अथवा उसके किसी भी हिस्से पर इस आधार पर विचार विमर्श रोक सकता कि इससे देश की शांति और व्यवस्था को क्षति पहुंच सकती है। वह विधानमंडल में किसी भी प्रश्न को उठाने और किसी भी विषय पर चर्चा करने से रोक सकता था तथा कार्यस्थगन प्रस्ताव को अस्वीकार कर सकता था। यदि विधानमंडल ने किसी विधेयक को अस्वीकार कर दिया तब भी वह उसे इस आधार पर अधिनियमित कर सकता था कि वह साम्राज्य की सुरक्षा तथा शांति के लिए परम आवश्यक था। केंद्रीय विधानमंडल के वित्तीय अधिकार भी बहुत सीमित थे। बजट को 2 भागों में बांटा जाना था, पहले जिस पर सदस्य मतदान कर सकते तथा दूसरे जिस पर सदस्य मतदान नहीं कर सकते थे। कुल खर्च के केवल 1/3 भाग पर ही सदस्य मतदान कर सकते थे, शेष 2/3 भाग पर वे मतदान नहीं कर सकते थे। जिन विषयों में उन्हें मतदान का अधिकार प्राप्त था, उन पर भी गवर्नर जनरल को यह अधिकार प्राप्त था कि सदस्यों द्वारा अस्वीकृत किए गए अथवा उनमें कटौती किए जाने पर भी वह उन्हें इस आधार पर पुनर्जीवित कर सकता था कि उसे अपने कर्तव्य पालन करने के लिए ऐसा करना आवश्यक है। 6. प्रांतीय विधानमंडलों के अधिकार। प्रांतीय विधानमंडलों के सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न थी। प्रांतीय विधानमंडलों को प्रांतीय विषयों के संबंध में विधि बनाने के अधिकार प्राप्त थे, किंतु ये अधिकार गवर्नरों के अधिकारों के कारण अत्यधिक सीमित हो गए थे। गवर्नर किसी भी समय किसी भी विधेयक पर विधानमंडल को विचार करने से यह कहकर मनाही कर सकता था कि विधेयक प्रांत की शांति एवं सुरक्षा के लिए हानिकारक था। वह किसी भी विधेयक को सदन के पास पुनर्विचार के लिए भेज सकता था। वह उसे गवर्नर जनरल के विचारार्थ सुरक्षित रख सकता था एवं गवर्नर जनरल ब्रिटिश ताज के विचारार्थ उसे सुरक्षित रख सकता था। गवर्नर विधान परिषद द्वारा पारित किसी भी विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग कर सकता था। यदि परिषद संरक्षित विषय से संबद्ध किसी विधेयक पर विचार करने से इनकार कर देती अथवा उसे पारित नहीं करती तो गवर्नर अपने प्रमाणीकरण संबंधी अधिकार से उसे यह कहकर पारित कर सकता था कि ऐसा करना उसके उत्तरदायित्व के निर्वाह के लिए आवश्यक था। अधिनियम द्वारा परिषदों को प्रांतीय वित्त पर भी कुछ नियंत्रण दिया गया था, किंतु गवर्नर के विशेषाधिकार के कारण वह भी अत्यधिक संकुचित हो गया था। बजट को 2 भागों में विभक्त किया गया था। बजट के लगभग 70% भाग पर केवल विचार विमर्श ही संभव था, उस पर मतदान नहीं हो सकता था। शेष 30% भाग पर परिषद मतदान तो कर सकती थी, किंतु उसकी किसी कटौती अथवा अस्वीकृति होने पर भी गवर्नर यह कहकर उसे पुनः प्रतिष्ठित कर सकता था कि अपने कर्तव्यों के निर्वहन के लिए उसके लिए यह आवश्यक था। आपात की स्थिति में गवर्नर को किसी भी मद में किसी भी खर्च की स्वीकृति देने का अधिकार प्राप्त था। कार्यकारी परिषद ये केंद्रीय विधानमंडल के प्रति नहीं अपितु भारत मंत्री के प्रति उत्तरदायी थी। इस परिषद के 6 सदस्यों में से 3 भारतीय होने चाहिए।
भारतीय उच्च न्यायालय का कोई भी वकील इस परिषद का सदस्य बनने योग्य था। झ भारत मंत्री केंद्रीय एवं प्रांतीय प्रशासन पर भारत मंत्री के नियंत्रण को घटा दिया गया। 1935 का भारतीय शासन अधिनियम। सन 1930-32 में लंदन में हुए गोलमेज सम्मेलनों ने भारत में प्रस्तावित संवैधानिक सुधारों के संबंध में कई संस्तुतियां की। 1935 का भारतीय शासन अधिनियम इन्हीं संस्तुतियों का परिणाम था। इस अधिनियम की मुख्य विशेषताएं निम्नानुसार थीं। क इस अधिनियम में 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थीं। इसमें न केवल केंद्रीय वरन प्रांतीय शासकीय तंत्र का भी विस्तार से वर्णन किया गया था। वास्तव में यह एक सुगठित एवं सुविस्तृत संविधान था। ख इसके द्वारा भारत में सर्वप्रथम संघीय शासन प्रणाली का प्रारंभ किया गया। संघ की इकाइयां दो प्रकार की थीं, ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा देशी रियासतें। ग इस अधिनियम ने शासकीय कार्यों को 3 सूचियों में सूचीबद्ध किया। संघ सूची में 59, प्रांतीय सूची में 54 तथा समवर्ती सूची में 36 विषय थे। संघीय सूची में संघ सरकार को तथा प्रांतीय सूची में प्रांतीय सरकार को अनन्य क्षेत्राधिकार प्राप्त थे। यहाँ पर यह बात उल्लेखनीय है कि देशी रियासतों में संघीय विधायिका का क्षेत्राधिकार संघ सूची के समस्त विषयों तक व्याप्त नहीं था। अधिनियम के अनुसार देशी रियासतों के प्रत्येक शासक को एक प्रवेश पत्र भरना पड़ता था जिसमें उन विषयों का उल्लेख होता था जिन्हें वह संघीय सरकार को सौंपना चाहता था। घ इस अधिनियम में ये भी व्यवस्था थी कि संघीय शासन का गठन तभी संभव होगा जब उतनी रियासतें संघ में सम्मिलित होने के लिए तैयार हो जाएं, जिनकी जनसंख्या समूची रियासतों की कुल जनसंख्या के आधे से अधिक हो तथा जिन्हें संघीय विधानमंडल के उच्च सदन में देशी रियासतों के लिए निर्धारित सदस्यों की कुल संख्या में से कम आधे सदस्य भेजने का अधिकार प्राप्त हो। आग प्रस्तावित संघीय विधायिका में 2 सदनों के गठन की व्यवस्था थी। उच्च सदन का नाम राज्यसभा रखा गया तथा इसकी कुल सदस्य संख्या 260 निर्धारित की गई थी। इनमें से 156 सदस्य प्रांतों का प्रतिनिधित्व करने वाले थे, जबकि 104 सदस्यों का चयन देशी रियासतों के द्वारा होने वाला था। हिंदुओं, मुसलमानों तथा सिखों के लिए निर्धारित सदस्यों का निर्वाचन प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा किया जाना था, जबकि यूरोपियों, आंग्ल भारतीयों तथा भारतीय ईसाइयों के लिए निर्धारित सदस्यों का निर्वाचन परोक्ष रूप से एक ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाना जिसके सदस्य वे होते थे जो प्रांतीय विधान मंडलों में इन समुदायों का प्रतिनिधित्व करते थे। शेष 6 सदस्यों का मनोनयन गवर्नर जनरल द्वारा किया जाना था। यहाँ पर यह बात ध्यान देने योग्य है कि संघीय विधानमंडल में किसी देशी रियासत के प्रतिनिधियों की संख्या उस रियासत की जनसंख्या के आधार पर नहीं वरन उस रियासत की महत्ता तथा उसकी सापेक्षिक स्थिति पर निर्भर थी। संघीय विधानमंडल के निम्न सदन का नाम संघीय सभा रखा गया। इसके 375 सदस्यों में से 250 प्रांतों तथा 125 रियासतों का प्रतिनिधित्व करने वाले थे। रियासतों के प्रतिनिधियों को वहां के शासक मनोनीत करने वाले थे, जबकि प्रांतों के प्रतिनिधियों का निर्वाचन सांप्रदायिक आधार परोक्ष रूप से प्रांतीय विधान मंडलों द्वारा किया जाना था। उल्लेखनीय है कि सदन में रियासतों के सदस्यों की संख्या उनकी जनसंख्या के अनुपात में नहीं वरन रियासत की महत्ता पर होनी थी। इसी प्रकार सदन में विभिन्न प्रांतों के समुदायों का प्रतिनिधित्व उन समुदायों की जनसंख्या के अनुपात में होना था। सभा की कार्यावधि 5 वर्ष रखी गई, किंतु इससे पूर्व भी उसका विघटन किया जा सकता था। च संघीय विधानमंडल को संघ सूची तथा समवर्ती सूची से संबद्ध सभी विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त था। आपातकाल में अथवा जब 2 या अधिक प्रांत उसे ऐसा करने का अनुरोध करे तो संघीय विधानमंडल प्रांतीय सूची से संबद्ध विषयों पर भी विधि निर्माण कर सकता था, जिनका उल्लेख उनके प्रवेश पत्र में होता। कोई विधेयक उस समय तक अधिनियम नहीं बन सकता था जब तक वह दोनों सदनों द्वारा पारित तथा गवर्नर जनरल द्वारा स्वीकृत न हो। दोनों सदनों में मतभेद होने की स्थिति में दोनों की संयुक्त बैठक की व्यवस्था थी। संघीय विधानमंडल द्वारा पारित किसी भी विधेयक को स्वीकृत करने का अधिकार गवर्नर जनरल को प्राप्त थी। यद्यपि दोनों सदनों को प्रश्न पूछने, कार्यस्थगन अथवा अन्य प्रस्तावों के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करने का अधिकार प्राप्त था, तथापि मंत्रियों के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित करने का अधिकार केवल संघीय सभा को ही था। वित्तीय विषयों में दोनों सदनों को लगभग समान अधिकार प्राप्त थे। इसमें केवल एक अपवाद था, धन विधेयकों का प्रारंभ केवल संघीय सभा में ही हो सकता था। किंतु 1935 के इस अधिनियम द्वारा संघीय विधानमंडल को वित्तीय विषयों में केवल सीमित अधिकार ही प्राप्त थे। अधिनियम में बजट को 2 भागों में बांटने की व्यवस्था थी। प्रथम भाग का संबंध खर्च के 80% से था, जो संघीय विधानमंडल के नियंत्रण से मुक्त था। दूसरे भाग का संबंध खर्च के 20% से था, जिस पर संघीय विधानमंडल की स्वीकृति आवश्यक थी।
किंतु गवर्नर जनरल को यह अधिकार प्राप्त था कि वह संघीय विधानमंडल द्वारा अस्वीकृत किसी भी धन राशि को पुनः प्रतिष्ठित कर सकता था। 6. इस अधिनियम के द्वारा संघ स्तर पर द्वैध शासन की व्यवस्था की गई। संघीय विषयों को 2 वर्गों, संरक्षित तथा हस्तांतरित, में वर्गीकृत किया गया। संरक्षित विषय थे प्रतिरक्षा, वैदेशिक संबंध, चर्च से संबंधित विषय, जनजातियों से संबद्ध विषय। इन विषयों में गवर्नर जनरल को स्वविवेक से शासन करने का अधिकार प्राप्त था। इन विषयों में उसकी सहायता परामर्शदाता करते थे, जिनकी नियुक्ति वह स्वयं करता था। इन विषयों में उसके लिए मंत्रिपरिषद से परामर्श लेना भी आवश्यक नहीं था। उपर्युक्त विषयों को छोड़कर शेष सभी विषयों की गणना हस्तांतरित की जानी थी। हस्तांतरित विषयों पर मंत्रियों का नियंत्रण होता था, जो संघीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी होते थे। कुछ विषय ऐसे भी थे जिनके संबंध में गवर्नर जनरल को व्यक्तिगत निर्णय लेने का अधिकार प्राप्त था। इन विषयों में गवर्नर जनरल को मंत्रिपरिषद से परामर्श लेना आवश्यक था, किंतु वह ऐसे परामर्श को मानने के लिए बाध्य नहीं था। इस अधिनियम के द्वारा एक संघीय न्यायालय के गठन की भी व्यवस्था थी, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश तथा अधिक से अधिक 6 अन्य न्यायाधीश होते थे। इनकी नियुक्ति इंग्लैंड के राजा द्वारा होती थी तथा वे 65 वर्ष की आयु में अवकाश ग्रहण करते। इससे पूर्व भी इंग्लैंड का राजा उन्हें कदाचार अथवा शारीरिक या मानसिक असमर्थता के आधार पर प्रीवी कौंसिल की न्यायिक समिति की सिफारिश पर पद मुक्त कर सकता था। न्यायालय को मौलिक, अपीलीय तथा परामर्शदात्री क्षेत्राधिकार प्राप्त था। यह एक अभिलेख न्यायालय था तथा उसे अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्राप्त थी। किंतु ये न्यायालय अपील का सर्वोच्च न्यायालय नहीं था। इसके निर्णयों के विरुद्ध इंग्लैंड की प्रीवी काउंसिल में अपील की जा सकती थी। इस अधिनियम द्वारा प्रांतों की द्वैध शासन व्यवस्था, जिसका प्रारंभ 1919 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा किया गया था, का अंत कर दिया गया। अब गवर्नरों को स्वविवेक अथवा व्यक्तिगत निर्णय संबंधी अधिकारों को छोड़ अन्य सभी विषयों में मंत्रिपरिषद, जो प्रांतीय विधानमंडल के प्रति उत्तरदायी थी, के परामर्श के अनुसार कार्य करना होता था। इस अधिनियम में उन विषयों का उल्लेख नहीं है जिनके संबंध में गवर्नरों को स्वविवेक संबंधी अधिकार प्राप्त थे। इन विषयों का निर्धारण गवर्नर को स्वविवेक से करना था। गवर्नर इस अधिकार का दुरुपयोग कर प्रांतीय स्वायत्तता की समूची व्यवस्था को मखौल बना सकते थे। इस अधिनियम द्वारा 6 प्रांतों में द्विसदनीय तथा 5 प्रांतों में एक सदनीय विधानमंडलों की व्यवस्था की गई। विधानमंडल के निम्न सदन को विधानसभा तथा उच्च सदन को विधान परिषद कहा गया। उच्च एवं निम्न सदनों के सदस्यों की संख्या भिन्न भिन्न प्रांतों में भिन्न भिन्न रखी गई। यद्यपि विधानसभाओं में मनोनीत वर्ग की समाप्ति कर दी गई, तथापि विधान परिषदों में कुछ मनोनीत सदस्यों को रखने की व्यवस्था जारी रखी गई। इस अधिनियम द्वारा विधानमंडल के दोनों सदनों के लिए प्रत्यक्ष निर्वाचन की व्यवस्था की गई। विधानमंडलों में विभिन्न समुदायों की संख्या के निर्धारण का आधार रेमसे मैकडॉनल्ड द्वारा दिया गया तथा पुनः समझौते द्वारा संशोधित सांप्रदायिक निर्णय था। इस योजना का मूल सिद्धांत ये था कि विधानमंडल में जिस समुदाय के लिए जो संख्या निर्धारित हो, उसका निर्वाचन उसी समुदाय द्वारा उसी समुदाय से किया जाए। प्रांतीय विधानमंडलों को प्रांतीय सूची तथा संवती सूची दोनों से संबद्ध विषयों पर विधि निर्माण का अधिकार प्राप्त था, किंतु संवर्ती सूची से संबद्ध किसी विषय पर यदि दोनों संघीय विधानमंडल तथा प्रांतीय विधानमंडल द्वारा विधि निर्मित की गई है और उन दोनों में परस्पर विरोध है, तो जिस सीमा तक एक प्रांतीय विधि केंद्रीय विधि के विरुद्ध है, उस सीमा तक वह वैध ठानी जाएगी तथा संघीय विधि मान्य होगी। अधिनियम द्वारा प्रांतीय विधानमंडलों के विविध निर्मात्री अधिकारों की कुछ सीमाएं भी निर्धारित की गई थीं। कुछ विषयों में विधानमंडल में विधेयक प्रस्तुत करने से पूर्व गवर्नर जनरल की पूर्वानुमति आवश्यक थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा निर्मित अधिनियम, गवर्नर जनरल अथवा गवर्नरों द्वारा निर्मित अधिनियम अथवा गवर्नरों के स्वविवेक संबंधी अधिकारों को प्रभावित करने वाले विधेयक इस श्रेणी में आते थे। यद्यपि दोनों सदनों को प्रश्नों, पूरक प्रश्नों अथवा कार्यस्थगन प्रस्तावों आदि के माध्यम से कार्यपालिका को नियंत्रित करने का अधिकार प्राप्त था, तथापि मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित कर उसे अपदस्थ करने का अधिकार केवल विधानसभा को प्राप्त था। विधानमंडलों को वित्तीय विषयों में भी कुछ सीमित अधिकार प्राप्त थे। बजट को 2 भागों में बांटा गया था। प्रथम भाग खर्च के 30% से संबद्ध था, जिस पर सदन मतदान कर सकता था। दूसरे भाग का संबंध खर्च के 70% से था, जिस पर सदन को मतदान करने का अधिकार प्राप्त नहीं था।
जिन विषयों में सदन को मतदान का अधिकार प्राप्त था उनमें गवर्नरों को भी अधिकार प्राप्त था कि वे विधानमंडल द्वारा अस्वीकृत किसी भी धन राशि को इस आधार पर पुनः प्रतिष्ठित कर सकते थे कि ऐसा करना प्रांत के कुशल प्रशासन के लिए आवश्यक है था। उपर्युक्त व्यवस्थाओं के अतिरिक्त अधिनियम में भारत परिषद का विघटन करने, बर्मा को भारत से अलग करने, संघीय रेलवे प्राधिकरण की स्थापना करने तथा महाधिवक्ता एवं वित्तीय परामर्शदाता की नियुक्ति की भी व्यवस्था थी। मंत्रिमंडलीय योजना। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात इंग्लैंड में नए चुनाव हुए, जिसमें लेबर पार्टी सत्तारूढ़ हुई, जो भारत के प्रति सहानुभूति रखती थी। इसने पहले भारत की राजनीतिक स्थिति की जांच के लिए एक संसदीय शिष्टमंडल भेजा। तदुपरांत उसके प्रतिवेदन के अनुसार ब्रिटिश मंत्रिमंडल के 3 सदस्यों की एक समिति को भी भेजा, जिसे एक ऐसे फॉर्मूले को ढूंढ निकालने का काम सौंपा गया जो सभी प्रमुख राजनीतिक दलों को स्वीकार्य हो। यह मंत्रिमंडलीय समिति सभी राजनीतिक दलों के प्रमुख नेताओं से मिली तथा उनसे विचार विमर्श करने के उपरांत उसने एक योजना 2 किश्तों में प्रस्तुत की। 16 मई 1946 को इसने दीर्घकालीन समझौते के लिए कुछ प्रस्ताव रखे तथा 16 जून 1946 को एक अंतरिम सरकार के गठन से संबंधित सुझाव प्रस्तुत किए। दीर्घकालिक योजना समिति ने इस समझौते से संबंधित अधोलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत किए। भारत में एक संघीय शासन की स्थापना की जानी चाहिए जिसके घटक ब्रिटिश भारतीय प्रांत तथा देशी रियासतें हों। संघीय सरकार का क्षेत्राधिकार वैदेशिक संबंध संचालन, प्रतिरक्षा तथा संचार व्यवस्था तक सीमित होना चाहिए तथा इसके लिए आवश्यक वित्तीय साधन जुटाने का अधिकार उसे प्राप्त होना चाहिए। संघ की एक कार्यपालिका तथा एक विधायिका होनी चाहिए जिसमें प्रांतों तथा देशी रियासतों का प्रतिनिधित्व होना चाहिए। किसी भी महत्वपूर्ण सांप्रदायिक प्रश्न पर विधानमंडल का निर्णय उसमें उपस्थित तथा मतदान करने वाले उस संप्रदाय के कुल सदस्यों के बहुमत से होना चाहिए। प्रांतों को अपने समूह बनाने, उन समूहों को कौन कौन से प्रांतीय विषय सौंपे जाएं, इसका निश्चय करने तथा समूह के लिए विधायिका और कार्यपालिका निर्मित करने से संबंधित निर्णय लेने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। संघ और समूहों के संविधानों में ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि कोई भी प्रांत अपनी विधानसभा के बहुमत से संघ अथवा समूह के संविधान की व्यवस्थाओं में पुनर्विचार की मौका कर सके। इस प्रकार की मांग प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर की जा सकती थी। संविधान निर्माण से संबंधित प्रस्ताव। दीर्घकालिक योजना के अंतर्गत संविधान के निर्माण से संबंधित कुछ सुझाव दिए गए। एक संविधान सभा का गठन होना चाहिए जिसमें 389 सदस्य हो। इनमें से 296 प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते हों तथा 93 देशी रियासतों का। संविधान सभा में किस प्रांत के कितने सदस्य होंगे इसका निर्णय वहां की जनसंख्या के आधार पर किया जाएगा। किसी प्रांत के लिए निर्धारित सदस्य संख्या को वहां के मुख्य समुदायों सामान्य, मुसलमान तथा सिख में उनकी जनसंख्या के अनुपात में बांट दिया जाए तथा उनका निर्वाचन विधानसभाओं में उन समुदायों के प्रतिनिधियों द्वारा किया जाए। संविधान सभा में देशी रियासतों के प्रतिनिधियों की संख्या का निर्धारण भी उनकी जनसंख्या के अनुपात में किया जाए, किंतु उनके प्रतिनिधियों के चयन की प्रक्रिया एक विचार विमर्श समिति द्वारा निश्चित की जानी चाहिए। संविधान सभा के गठन के बाद उसे निम्नलिखित 3 समूहों में बांट दिया जाए। 1. वे प्रांत जिनमें हिंदुओं का बहुमत है तथा जिन पर पाकिस्तान के लिए दावा नहीं है। उनके नाम हैं मद्रास, बम्बई, संयुक्त प्रांत, बिहार तथा उड़ीसा। 2. वे उत्तर पश्चिमी क्षेत्र जिन पर पाकिस्तान के लिए दावा किया जाता है तथा जिनमें मुसलमानों का बहुमत है। उनके नाम हैं पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश तथा ब्रिटिश बलूचिस्तान। 3. वे पूर्वोत्तर क्षेत्र जिन पर पाकिस्तान के लिए दावा किया जाता है तथा जिनमें मुसलमानों का बहुमत है। उनके नाम हैं बंगाल और आसाम। 4. प्रत्येक समूह को अपने में सम्मिलित प्रांतों का संविधान सुनिश्चित करने तथा यह निर्णय लेने का अधिकार होगा कि समूचे समूह के लिए किसी संविधान के निर्माण की आवश्यकता है अथवा नहीं, और यदि है तो उसको क्या अधिकार दिए जाएं। 5. समूहों के संविधान सुनिश्चित हो जाने के उपरांत सभी समूह मिलकर संघीय संविधान का स्वरूप निर्धारित करें। 6. नवीन संविधान के अंतर्गत प्रथम निर्वाचन हो जाने के पश्चात प्रांत को अपने विधानमंडल के प्रस्ताव द्वारा यह निश्चित करने का अधिकार होगा कि वह उस समूह में रहे अथवा नहीं जिसमें उसे रखा गया है। भारत और ब्रिटेन में संधि संविधान सभा तथा इंग्लैंड के बीच एक संधि होगी जिसमें सत्ता हस्तांतरण से उठने वाली समस्याओं का समाधान निकाला जाएगा। इंग्लैंड को भारत से यह आशा थी कि भारतवर्ष कॉमनवेल्थ का सदस्य बना रहेगा, यद्यपि उसे यह अधिकार होगा कि वह चाहे तो कॉमनवेल्थ से अलग हो जाए। अल्पकालिक योजना।
इस योजना के अंतर्गत संविधान की निर्माणावधि में शासन संचालित करने के लिए तत्काल एक अंतरिम सरकार की स्थापना की कल्पना की गई थी। अंतरिम सरकार में कुल 14 सदस्यों के होने की व्यवस्था थी, जिनमें से 6 कांग्रेस के, 5 लीग के, 1 भारतीय ईसाई, 1 सिख तथा 1 पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व करने वाले थे। अंतरिम सरकार में सभी पद भारतीयों को दिए जाने की व्यवस्था थी तथा ब्रिटिश सरकार की ओर से यह आश्वासन दिया गया था कि अंतरिम सरकार को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा उनमें उसका सहयोग उपलब्ध रहेगा। योजना का मूल्यांकन। अनेक कमियों के बावजूद योजना को सभी मुख्य राजनीतिक दलों ने स्वीकार कर लिया तथा संविधान सभा का निर्वाचन संपन्न हो गया। किंतु शीघ्र ही योजना के अर्थ के संबंध में कांग्रेस और लीग में मतभेद हो गए। यद्यपि योजना में पाकिस्तान का नामोल्लेख कहीं नहीं हुआ, तथापि उसका सार इसमें विद्यमान था। इसी के कारण विवाद बढ़ा तथा लीग ने अपनी स्वीकृति वापस ले ली। अंतरिम सरकार एवं प्रत्यक्ष कार्यवाही। 14 अगस्त 1946 को जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार की स्थापना हुई, जिसमें मुस्लिम लीग सम्मिलित नहीं हुई। उसने 16 अगस्त 1946 को प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की तथा उसी दिन से हिंदुओं की मारकाट करने तथा उन्हें लूटने का कार्यारंभ हुआ, जो 4 दिनों तक चलता रहा, जिसके फलस्वरूप हजारों लोग मारे गए तथा हजारों की संपत्ति लूटी गई। जहां एक और कलकत्ता, नोआखी, बिहार तथा अन्य स्थानों पर नरसंहार चल रहा था, वहीं दूसरी ओर लीग को अंतरिम सरकार में लाने के प्रयत्न भी जोर शोर से चल रहे थे। परिणामस्वरूप 13 अक्टूबर 1946 को लीग अंतरिम सरकार में सम्मिलित हुई और यह सरकार अगस्त 1947 तक सत्तारूढ़ रही। माउंटबेटन योजना। कैबिनेट मिशन को योजना के अनुसार संविधान सभा संविधान निर्माण कार्य में जुटी थी, किंतु लीग ने इसका बहिष्कार किया, जिसके कारण सत्ता हस्तांतरण के ब्रिटिश सरकार के कार्यक्रम में कठिनाई उत्पन्न हो गई। यद्यपि सत्ता हस्तांतरण के लिए जून 1948 तक की अवधि घोषित कर दी गई थी, तथापि यह अनुभव किया जा रहा था कि ऐसी सभा को सत्ता हस्तांतरित करना उचित नहीं होगा जिसे पूर्णतया प्रतिनिधिमूलक नहीं कहा जा सकता। अतः किसी ऐसे फॉर्मूला को ढूंढ निकालने की आवश्यकता थी जो सर्वमान्य हो। इसके लिए ब्रिटिश सरकार ने माउंटबेटन को गवर्नर जनरल बनाकर भारत भेजा, जो 24 मार्च 1947 को भारतवर्ष पहुंचे। जहां एक और माउंटबेटन सर्वमान्य फॉर्मूला ढूंढने के लिए विभिन्न दलों से परामर्श कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर सांप्रदायिकता के तांडव नृत्य के कारण बंगाल व पंजाब के विभाजन की मांग जोर पकड़ रही थी। इससे माउंटबेटन को समस्या के समाधान का फॉर्मूला मिल गया और उसने भारत के विभाजन की योजना, जिसे माउंटबेटन योजना के नाम से भी जाना जाता है, घोषित कर दी। इस योजना में कहा गया कि भारतीय समस्या का एकमात्र समाधान भारत का विभाजन है। विवादग्रस्त 3 प्रांतों असम, बंगाल तथा पंजाब का भी विभाजन किया जाएगा। उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश में जनमत के द्वारा यह निर्णय किया जाएगा कि वह प्रांत पाकिस्तान से मिलना चाहता है अथवा भारत में रहना चाहेगा। इसी प्रकार असम के सिलहट भाग में जनमत द्वारा यह निश्चय किया जाएगा कि वह असम में रहना चाहेगा अथवा पूर्वी बंगाल में सम्मिलित होना चाहेगा, जो पाकिस्तान का एक अंग होगा। योजना में यह भी संकेत दिया गया कि ब्रिटिश सरकार जून 1948 के पूर्व भी भारत को सत्ता हस्तांतरित कर सकती है। चूंकि योजना को सभी बड़े दलों ने स्वीकार कर लिया, अतः भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम विधेयक ब्रिटिश संसद के समक्ष प्रस्तुत किया गया। पार्लियामेंट द्वारा स्वीकृत हो जाने पर इसे 1947 के भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम की संज्ञा दी गई। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। इस अधिनियम की मुख्य व्यवस्थाएं निम्नानुसार थी। इस अधिनियम ने भारत और पाकिस्तान, इन 2 स्वतंत्र अधिराज्यों की स्थापना की व्यवस्था की। इसमें पंजाब एवं बंगाल के विभाजन की व्यवस्था की गई तथा उनके बीच सीमा निर्धारित करने के लिए अलग अलग सीमा आयोग बनाए गए। पाकिस्तान में पश्चिमी पंजाब तथा पूर्वी बंगाल के अतिरिक्त सिंधु उत्तर पश्चिमी सीमांत प्रदेश, आसाम का सिलहट भाग, बहावलपुर, खैरपुर, बलूचिस्तान तथा अन्य 8 कुछ छोटी देशी रियासतों को सम्मिलित किया गया। देशी रियासतों पर से ब्रिटिश ताज की अधिपति सत्ता समाप्त हो गई और उन्हें भारत या पाकिस्तान में से किसी भी अधिराज्य में सम्मिलित होने की छूट दे दी गई। जनजातीय क्षेत्रों पर ब्रिटिश शासन का नियंत्रण समाप्त कर दिया गया तथा जो भी संधियां अथवा समझौते ब्रिटिश सरकार तथा जनजातियों के बीच अधिनियम लागू होने के दिन विद्यमान थे, वे समाप्त कर दिए गए। भारत तथा पाकिस्तान दोनों अधिराज्यों के गवर्नर जनरलों की नियुक्ति ब्रिटेन के राजा द्वारा की जानी थी। यदि दोनों को स्वीकार्य हो तो अधिनियम में दोनों के लिए एक ही गवर्नर जनरल रखने की व्यवस्था भी थी।
दोनों अधिराज्यों की संविधान सभाएं अपने अपने देश का संविधान बनाने के लिए पूर्णतया स्वतंत्र थी तथा उन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रतिबंध नहीं था। उन्हें कॉमनवेल्थ से अलग हो जाने की भी छूट थी। जब तक संविधान का निर्माण नहीं हो जाता तब तक प्रत्येक अधिराज्य का शासन प्रबंध 1935 के भारतीय शासन अधिनियम के द्वारा संपादित किया जाए, जिसमें सपरिषद गवर्नर जनरल द्वारा आवश्यकतानुसार संशोधन, लोप अथवा अभिवृद्धि की जा सकती थी। प्रत्येक अधिराज्य में उस अधिराज्य की संविधान सभा उस समय तक विधानमंडल के रूप में कार्य करती रहेगी जब तक नवीन संविधान के अनुसार नए विधानमंडल का गठन न हो जाए। स्वतंत्रता के बाद अधिराज्यों, प्रांतों अथवा उनके किसी भी भाग पर ब्रिटिश सरकार का नियंत्रण नहीं रहेगा। गवर्नर जनरल संवैधानिक प्रमुखों के रूप में कार्य करेंगे तथा विधानमंडलों द्वारा पारित किसी भी विधेयक को ताज की ओर से स्वीकृति प्रदान कर सकेंगे। गवर्नर जनरल को मार्च 1948 तक यह अधिकार प्रदान कर दिया गया कि वह 1947 के भारतीय शासन अधिनियम के प्रभावकारी कार्यान्वयन, दोनों अधिराज्यों में परिसंपत्ति का बंटवारा करने तथा अंतरिम काल में 1935 के अधिनियम के किसी उपबंध से उत्पन्न कठिनाई को दूर करने के लिए आवश्यक आदेश जारी कर सके। जो व्यक्ति भारत मंत्री के द्वारा अथवा सपरिषद भारत मंत्री के द्वारा ब्रिटिश ताज के अधीन किसी असैनिक सेवा में 15 अगस्त 1947 से पूर्व नियुक्त किए गए थे, वे स्वतंत्रता के पश्चात भी उस सेवा में बने रहेंगे तथा उन्हें वे सब विशेषाधिकार, पेंशन, पारिश्रमिक तथा छुट्टियों संबंधी सुविधाएं प्राप्त रहेंगी जो स्वतंत्रता से पूर्व उन्हें प्राप्त थी।